मैं वॉइस क्लियर है कि थोड़ा सा वो आ रहा है, नॉइस तो नहीं आ रहा? ओके, so yes, starting with a new chapter here. So basically this is lecture 1। टॉपिक हमारा है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, ये जो चैप्टर है ये कॉन्टिन्यूटी में रहेगा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज वाई वी आर कवरिंग दिस फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसके बाद में कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। एग्जाम में पूछते हैं ये टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको पिछले चैप्टर में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का दे रखा है कि डिफ्लेक्शन की डिफ्लेक्टेड शेप क्या होता है बीम का, है ना। तो लेट अस से दिस इज अ this is a beam which is simply supported, which is acted upon a load at the center। तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, जस्ट आप लोग विजुलाइज करेंगे अब कि डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा। देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ये राइट हैंड है, वर्टिकल रिएक्शन आएगा। वर्टिकल रिएक्शन का क्या काम है? वर्टिकल रिएक्शन का काम ये है कि जब लोड लगने पर इस पॉइंट ए को वर्टिकल में डिफॉर्मेशन नहीं होने देना है, वर्टिकल में सेटलमेंट नहीं होने देना है। और वो कौन रोकेगा सेटलमेंट? हमारा रिएक्शन। तो क्या डेल्टा एट ए आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में? डेल्टा एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन तो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज रिएक्शन प्रेजेंट। इसी तरह से बी एंड पे भी रिएक्शन प्रेजेंट है, तो हेयर ऑल्सो डेल्टा बी वी, जैसे कि डेल्टा बी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। देखो लोडिंग वर्टिकल लगेगा। अब क्या है कि जैसे हम ए से सपोर्ट जोन से बाहर आएंगे, एज वी एज वी मूव अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है, तो क्या है कि वहां पर वर्टिकल रिएक्शन नहीं है, सरफेस से दूर हो गया। अब हमारा क्या होगा? डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा, डिफ्लेक्टेड शेप बनना शुरू होगा। तो बीम जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है इस तरह से, ठीक है, कर्व में डिफ्लेक्ट करता है। इट डिफ्लेक्ट्स इन ए कर्व, जिसको हम इसको हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज डिफ्लेक्टेड शेप। कर्व में कहाँ डिफ्लेक्ट करता है? जहां पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट। तो ये क्या हो गया? ये मोमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा? जैसे ही वर्टिकल रिएक्शन आपका आ गया, जैसे ही आप डिस्टेंस एक्स मूव करोगे पॉइंट ए से, तो इधर क्या आ जाएगा? इस पॉइंट पर एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो गया, क्योंकि लोड है, लोड को डिस्टेंस एक्स मिल गया। देयर इज अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ वैल्यू, जो भी रिएक्शन होगा इनटू एक्स, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। तो जहां भी बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे बेंडिंग होगा बीम का। और बेंडिंग किस में आता है? सर्कल की आर्क में, है ना। तो ये आपका ये जो आपका रिफ्लेक्टेड शेप बन रहा है, ये जो मैंने बनाया है, दिस इज बेसिकली ए आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो हम इसको क्या मानते हैं? दिस दिस बेंडिंग इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टेड शेप, या हम इसे इलास्टिक कर्व भी कह देते हैं, इलास्टिक कर्व। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड शेप एंड इलास्टिक कर्व बोथ आर दी सेम थिंग। इज दिस क्लियर? डिफ्लेक्टेड शेप क्या है? ये जो रेड पेन से मैंने डिफ्लेक्ट किया बीम को, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टेड शेप। अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या चीज पढ़नी है? इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीज देखना है कि हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम हो रहा है। जैसे कि ये केस है, तो नेचुरली यहाँ पर एक ही लोड एक्ट कर रहा है, दैट इज पी। और डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम है? वेयर डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम? अंडर द लोड, क्योंकि सिंगल लोड एक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम अंडर द लोड। वेयर स्लोप इज मैक्सिमम? स्लोप कहाँ मैक्सिमम है? इफ दिस इज पॉइंट सी, क्या सी पे स्लोप मैक्सिमम है? नहीं, स्लोप मैक्सिमम है आपका ए पे। दिस इज स्लोप, ये आपका एरो ऐसे आ जाएगा। दिस इज स्लोप बी। तो यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है उसे हम क्या लिख रहे हैं? थीटा ए। और जो बी पे बन रहा है दैट इज थीटा बी।
क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल लोडेड बीम है, बिकॉज दिस इज ए सिमेट्रिकल लोडेड बीम, इस केस में थीटा ए का जो वैल्यू होगा वो थीटा बी के बराबर होगा, यानी कि थीटा होगा। तो ये थीटा जो है ये रोटेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और ये कहाँ मैक्सिमम है, ये है आपके सपोर्ट रीजन में मैक्सिमम, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे। क्या सी पे कोई मुझे बता सकता है कि स्लोप का वैल्यू क्या होगा? एनीबडी राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट सी। What is the value of slope at C? Write in comment section. जीरो, वेरी गुड। देखिए जहां पर इस केस में स्लोप की बात है, इस पॉइंट पर जहां पे डेल्टा मैक्सिमम है, इफ आई ड्रॉ इट टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 डिग्री आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इफ देर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इफ देर इज अ सिंपली supported beam carrying a central point load, carrying a central point load W, what will be the value of slope at the location of maximum deflection, at the location of maximum deflection? Option A maximum, option B 0, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? व्हाट वी सेड इन दिस स्टेटमेंट कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, जैसे कि इस केस में लगा, तो सेंट्रल पॉइंट लोड के नीचे ही डेल्टा मैक्स आ रहा है। इस केस में सेंट्रल पॉइंट लोड के नीचे ही डेल्टा मैक्स आ रहा है, और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ये जो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है डिपेंड करता है कि आपका सपोर्ट कंडीशन कैसा है। इफ द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, अगर बीम आपका सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो स्लोप का वैल्यू आपका कितना रहेगा, 0, उस लोकेशन पे जहां पे डेल्टा मैक्स होगा, जैसे कि इस केस में हमने देखा। बट अगर मैं यहाँ पर बीम चेंज कर दूं तो ये क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की जगह इफ आई टेक कैंटिलीवर, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, और मैं कहूं कि ये जो कैंटिलीवर बीम है, इसके फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है W, पॉइंट लोड वैसा ही है, वो सेंटर पर लगे या फ्री एंड पे लगे। बट इस केस के अंदर आपका डिफ्लेक्टिव शेप कैसा बनेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। डिफ्लेक्टिव शेप कैसा बनता है, इसका बनता है ऐसा हॉगिंग। देखो अब इधर क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा RA, तो आपका डेल्टा AV कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आपका जो डेल्टा ए है, ए जो है पॉइंट वो सेटल नहीं करेगा, बी जो एंड है वो सेटल करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, बिकॉज देर इज नो सपोर्ट रिएक्शन अवेलेबल टू प्रिवेंट द वर्टिकल डिफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट जो है, बी पॉइंट जो है वो सेटल करेगा। और क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इफ W इंटू एक्स में मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लोड लगा है 90 डिग्री पे, डिस्टेंस हमें बढ़ता चला जा रहा है, और जो भी मोमेंट बनेगा दैट वुड गेट द मैक्सिमम वैल्यू एट द फिक्स्ड एंड, ये भी हमने कल पढ़ा था। तो कैसी होगी इसकी रिफ्लेक्टेड कर्व, हॉगिंग की सैगिंग? इसका डिफ्लेक्टेड कर्व कैसा होगा? इसका डिफ्लेक्टेड कर्व होगा हॉगिंग, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में होगा हॉगिंग। तो हॉगिंग कैसे होगा? इस तरीके से हॉगिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये चीज लगेगा MA, जो कि यहाँ पे जो थीटा है उसका वैल्यू कितना कर देगा, 0। ये मैं आपको पहले भी बता रखा है कि जहां पर ये आपका मोमेंट रिएक्शन आता है, वो वहां के थीटा को अपने सपोर्ट रीजन में थीटा नहीं होने देगा, तो वैल्यू कितना कर देगा, 0। अब मुझे बताएं डेल्टा मैक्स कहाँ आया? डेल्टा मैक्स आया डेल्टा बी पर, जहां बी पॉइंट पर डेल्टा मैक्स आया है, डेल्टा बी ही डेल्टा मैक्स है। अब क्या इस लोकेशन पे स्लोप का वैल्यू 0 है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ स्लोप क्या होगा, लोकेशन जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की होगी। अब यहाँ पे लोकेशन बी पॉइंट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, क्या यहाँ पे वैल्यू स्लोप का 0 है? यहाँ वैल्यू स्लोप का 0 नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये आप देखो वैल्यू ऑफ स्लोप क्या हो रहा है आपका, वैल्यू ऑफ स्लोप का थीटा बी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ थीटा बी इज एग्जिस्टिंग एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो क्या सीखा हमने, ये सीखा कि सर ये जो चीज है कि डेल्टा वाली जगह पे स्लोप मैक्सिमम है या जीरो है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बीम। अंडरस्टूड। इस पूरे क्वेश्चन में थीटा जीरो कहाँ पे है, वो है सपोर्ट रीजन में, बिकॉज देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल मोमेंट रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द थीटा इक्वल टू जीरो इन द सपोर्ट रीजन। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक आपने टेक अवे यहां से, एक चीज आपने और नोट कर ली कि रीजन में जिस भी रीजन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वहां पर आपका डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा बताओ? स्ट्रेट लाइन की कर्व्ड, आपका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा? कर्व्ड। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा कोई रीजन जिसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें डिफ्लेक्टेड शेप आपका क्या बनेगा? कर्व्ड बनेगा। टेक इट एज ए नोट। क्लियर है बच्चे? ओके। जैसे कि ऊपर वाली बीम में देखो, ए से लेके बी तक क्या हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था? यस। तभी आपका जो डिफ्लेक्टेड शेप बना, दैट इज व्हाई योर डिफ्लेक्टेड शेप इज कर्व्ड। क्लियर? ये नोट हो गया? टेक इट, नोट कर लो इसे, अगर यहां से करना है। अगर आपने नोट कर लिया है तो वहां यस लिख सकते हो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। डन। ओके। लो, अब एक ये प्रॉब्लम देखिए। दिस इज अ कैंटिलीवर। यहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, फ्री एंड पे नहीं कर रहा है इस बार। इस बार पॉइंट बी पे कर रहा है और फ्री एंड का पॉइंट सी है और फिक्स्ड एंड आपका ए है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे वो रीजन बताएं जिसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक रीजन ए बी है, एक रीजन बी सी। क्या दोनों पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, या दोनों में से किसी एक में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? प्लीज अपने कंट्रीब्यूशन करेंगे, राइट डाउन इन कमेंट्स, किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बच्चे गलत बोल सकते हो आप, यू कैन टेक ए वाइल्ड गेस, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसमें गलती कर सकते हैं आप, लिखिए। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आप उसमें लिखिए, ठीक है? डोंट टर्न ऑन योर माइक, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई बीम में ऐसा पोर्शन है जहां पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा? तो जहां कर रहा है वो कौन सा है, जहां नहीं कर रहा वो कौन सा? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। गलत बोल सकते हो बट लिखें, आप कुछ ना कुछ लिखें प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अजय, उज्जवल, वंशिका, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी इज राइटिंग ए बी रेजिस्ट। साहिल, सचिन इज राइटिंग ए बी में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही। बोथ ऑफ यू आर करेक्ट।
उज्जवल एंड अजय, व्हाट अबाउट यू? सी, क्या पॉइंट है यहाँ पर मेरा, थोड़ा ध्यान से सुनना। बिल्कुल ठीक है सचिन, बीसी में नहीं कर रहा, बीसी में बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेट मी रिवाइज यू फैक्ट। हमने एक चीज पढ़ा था, जब बेंडिंग मोमेंट का हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसमें लिख रहे थे डेफिनेशन में, इट इज अ नेट अनबैलेंस मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल लोड्स आइदर टू द लोड्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो दोनों साइड्स के जो मोमेंट हैं लोड्स के कारण, ठीक है, आप किसी एक साइड से कैलकुलेट कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। पर दोनों साइड से बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, दिस वाज द डेफिनेशन। अब देखिए पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी जो है, इसके लेफ्ट में, पहले पहले तो एक बात बताओ कि रिएक्शन कहां बनेगी, वेयर विल द रिएक्शन विल गेट फॉर्म, बिकॉज दिस कैंटिलीवर बीम देयर इज ओनली वन फिक्स्ड एंड। तो रिएक्शन हमेशा बनेगी फिक्स्ड एंड पे, सी पॉइंट या बी पॉइंट पे तो सपोर्ट ही नहीं है, तो रिएक्शन बनना है पी को देखकर। पी किसको देखकर, एक्सटर्नल लोड को देखकर। तो ये रिएक्शन आपका पी आ गया, और एक रिएक्शन और बनेगा जो होगा एम ए, और वो कितना होगा, इफ दिस इज एक्स डिस्टेंस, तो एम ए कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, पी इंटू एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जो पोर्शन ए बी है, यू कैन, पोर्शन ए बी, इसमें आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए। आपने ये पॉइंट मान लिया, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, उसके लेफ्ट में एक लोड दिखेगा आपको, और उसके राइट में एक लोड दिखेगा आपको। तो लेफ्ट और राइट में दोनों जगह लोड है, लेफ्ट में दो लोड्स हैं इनफैक्ट, लेफ्ट में एक मूवमेंट भी है, लेफ्ट में एक लोड भी है, राइट में देखें तो पी लोड है। दैट मीन्स दोनों साइड से बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट से देखूंगा तो ये अगर x1 होगा इस पॉइंट पर, तो क्या लिखूंगा, p इंटू x1। अगर दिस डिस्टेंस x2, मैं क्या लिखूंगा, p इंटू x2। बट अगर मैं बीसी पोर्शन में कोई भी पॉइंट मान लू, दिस पॉइंट, तो इसके लेफ्ट में तो तीन लोड आ गए, कौन कौन सा, पी आ गया, एम ए आ गया, और एक और पी आ गया, पर राइट में एक भी लोड नहीं। अगर राइट में एक भी लोड नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना बनेगा, जीरो। ठीक है, तो सेक्शन के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में कुछ ना कुछ लोड का वैल्यू होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करवाने के लिए। दिस इज द सिंपल थिंग। अब मुझे बताएं, इस पॉइंट पर भी यही हिसाब है, लेफ्ट में लोड है, किस पॉइंट पे ऐसा होगा कि लोड आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप बी पॉइंट से आगे जाएंगे वैसे ही बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पी लोड जो उसके राइट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एट सी लिखूं तो मैं जीरो लिख सकता हूँ। इफ आई राइट बेंडिंग मोमेंट, ये पॉइंट ई है, तो मैं जीरो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट में कोई लोड नहीं है। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट बी को देखूं तो बी पे क्या लिख सकता हूँ, बी पर भी जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि बी पर पॉइंट पी खुद एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड खुद पी एक्ट कर रहा है, तो उसका खुद का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके थ्रू पास हो रहा है, तो वो मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ही आप बी पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? तो मैं ए बी में लिखता हूं कि जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा, बीसी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। क्या ये बात सबको समझ आई है? अगर आई है प्लीज राइट डाउन यस, किसी को दिक्कत है तो राइट डाउन रिपीट, आई विल रिपीट अगेन। अजय, उज्जवल, व्हाट अबाउट यू, आपको समझ नहीं आया? तो देखो साथ साथ में सारे चैट पढ़ता हूँ, आई आई वुड बी ग्लैड अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी गुड, लाइक दिस, वेरी गुड। देखिए ये वो क्लास नहीं है जहां पर मैं पढ़ाना आऊंगा और पढ़ाकर चला जाऊंगा, आप लोगों को समझ आए ना समझ आए उससे मुझे कुछ लेना देना है, तभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, है ना? तो इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन कि मैं जितना भी डिलीवर करूं आप सब लोगों तक बराबर पहुंचे। ठीक है, तो हर किसी का अपना पर्सनल एम्बिशन होता है, मे बी वी आर नॉट
मतलब लाइक दैट कि हम पढ़ाकर चले जाएं, आपसे आपको समझ ना आए तो हमें फर्क ना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, हर एक बच्चे को बैठे हुए समझ आना चाहिए, तभी हम सिंपल सरल भाषा का उपयोग करते हैं। इज दिस क्लियर? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज ट्राई टू कंट्रीब्यूट, प्लीज ट्राई टू बी इंटरेक्टिव एज मच एज यू कैन इन दिस सेशन। ठीक है, नेक्स्ट विल, अब इससे क्या होगा, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक, कहीं पे एग्जिस्ट करता है कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इससे डिफरेंस क्या होगा, अब इससे क्या डिफरेंस आएगा। मैंने आपसे एक चीज कही थी पहले, जिस रीजन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो मुझे अब बताओ उस रीजन में जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो क्या होगा, वो होगा कर्व्ड। वेरी सिंपल, ये तो मैं आपसे पहले बात करके आ गया अभी पीछे, कि जिस भी रीजन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, कर्व्ड, पार्ट ऑफ ए सेमी सर्कल या सर्कल। पर जिस रीजन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो होगा उधर का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, नॉट कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कर्व। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप एग्जैक्टली ऐसे ही अपने नोट्स में बनाना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं यहाँ पर इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊंगा तो देखना मैं क्या चेंज करूंगा। दिस वाज द केस हियर, फिर से बना देता हूँ एक बार। ए, बी, ये पॉइंट लगा आपका, पी और सी। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि ए बी में बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू आपका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा। तो ए बी में बना दो कर्व्ड, ये कर्व बन गया। और बीसी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो है, तो हमने क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, क्या समझ आया आप लोगों को। दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप इन दिस केस। क्या बात समझ आ गई है। इज दिस क्लियर। अब हम जरा पोर्शन ए बी में फोकस करेंगे। नाउ विल फोकस ऑन दी पोर्शन ए बी। मुझे बताएं यहाँ पे थीटा कितना है, बिकॉज देर इज दिस इज अ सपोर्ट रीजन, तो यहाँ एम ए रहा है। एम ए क्या करेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर देगा, 0। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम बी की ओर जा रहे हैं, क्या थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है थीटा इंक्रीज, यस और नो, थीटा इज गेटिंग इंक्रीज। यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आया, देखो जब भी थीटा देखोगे ना, अगर ये आपका डिफ्लेक्टेड कर्व है और आपने क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल से वैल्यू देखनी है उसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर लेनी है, और आप हॉरिजॉन्टल लाइन से टूवर्ड जाओगे कहां पर, डिफ्लेक्टेड शेप। रोटेशनल सेंस देखने का किसका, थीटा का। इफ यू वांट टू सी द रोटेशनल सेंस, यू विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू द डिफ्लेक्टेड शेप। इज दिस क्लियर। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ये वैल्यू क्या बना हमारा, थीटा बी। और क्लॉक रोटेशन सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझे। अब बी के नीचे क्या वैल्यू बन गई है, थीटा बी। और ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ आया है, दिस डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा बी। डिफ्लेक्शन को मैं मार्क करता हूँ डेल्टा से, रोटेशन को मैं मार्क करता हूँ थीटा से। इज दिस पॉइंट क्लियर। क्या क्लियर है। अब मुझे आप एक चीज बताएं, क्या यहाँ का थीटा मुझे बता सकते हैं आप, ये मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से मुझे कहाँ जाना है, डिफ्लेक्टेड शेप की ओर। और ये आ गया थीटा आपका, थीटा सी। थीटा सी आपका क्या आया है, क्लॉकवाइज आया है। क्या मुझे यहाँ पर आप थीटा सी की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा सी हियर।
समझने वाली यहाँ बात ये है, बच्चे ध्यान से सुनना। आपका जैसे ही ए पॉइंट से आप आगे चले तो आपका डिफ्लेक्टेड कर्व आना शुरू हुआ, और थीटा की वैल्यू अब इंक्रीज हो रही है, जीरो से लेके इंक्रीज कहाँ तक हुई, थीटा बी तक इंक्रीज हुई। अब उसके बाद इंक्रीज नहीं होगी, जितना उसको बेंड होना था वो बेंड हो चुकी है, जितना उसको सर्कुलर में आना था सर्कुलर में आ चुकी है। इसके आगे ये जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट चलेगी, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट। ये जो स्लोप कांस्टेंट चल रही है, ये कौन सी स्लोप है, ये स्लोप है थीटा बी। अब इसके आगे जो बीसी पोर्शन में क्योंकि बेंडिंग नहीं हुआ, तो थीटा बी क्या रहेगा, हर पॉइंट पे रहे कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यहां भी मारूं स्लोप देखूं तो वो क्या आएगा, थीटा बी। तो इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट पे भी आपका थीटा क्या होगा, थीटा सी इक्वल टू थीटा बी। इसको ऐसे भी देख सकते थे, इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल तो ये एंगल क्या होगा, थीटा बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल बराबर हो जाएंगे, और ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। इज दिस क्लियर, ज्योमेट्री समझ आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि थीटा सी जो है वो थीटा बी के बराबर है, तो थीटा सी का वैल्यू क्या है, रोटेशन सेंस क्या है, क्लॉकवाइज। क्या आपको रोटेशन सेंस देखना आ गया, क्या आपको ये पता चल गया कि डिफ्लेक्टेड शेप जो है वो कब कर्व होगा और कब स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये किस में वैलिड होता है, जहां बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो। कर्व्ड कब आता है, जब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना क्लैरिटी और ज्यादा आएगा। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे, ठीक है, ओके। अभी मैं यहां तक ही आपसे क्लियर चाहता हूँ, फिर आस्ते आस्ते ग्रेजुअली विल बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्या दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब एक और हम फिगर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नोट हो चुका है, नोट इट डाउन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और प्रॉब्लम बताऊंगा। नो, लुक एट दिस केस, दिस इज अ ओवरहैंग बीम। ओके, ये है आपका ओवरहैंग बीम, और ओवरहैंग बीम पर आपका जो लोड लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पर, सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। कैन यू टेल मी नाउ अगेन, ए बी पोर्शन में और बीसी पोर्शन में कोई ऐसा पोर्शन है जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो है, क्या ए बी पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा बेंडिंग मोमेंट, यस और नो लिखें जल्दी से सारे, अगर समझ आ गया तो। पहले बात करेंगे ए बी की, ए बी पोर्शन में क्या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ए बी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये लोड वर्टिकल लोड को देखा तो सपोर्ट क्या करेंगी, वर्टिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करेंगी, तो ये आ गई वर्टिकल रिएक्शंस आर ए और आर बी, दीज आर द वर्टिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब पूरे पोर्शन में यहाँ पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, तो राइट में भी लोड है, लेफ्ट में भी लोड है। यहाँ पॉइंट ले लिया तो लेफ्ट में एक लोड है, राइट में दो लोड है। तो ए बी में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बीसी पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, अब बी बीसी में कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लिया तो बी के लेफ्ट में
इस पॉइंट के लेफ्ट में 3 लोड हैं, आर ए, आर बी और पी, पर राइट में एक लोड भी नहीं है। तो यानी कि पूरा बी टू सी में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 है। अगर ये सिनेरियो है तो मुझे बताएं डिफ्लेक्टेड शेप का क्या सिनेरियो होगा। जहां एग्जिस्ट कर रही है वहां बनेगी कर्व, और जहां 0 है वहां बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो क्या इसका डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसा बनेगा? इस तरह से। तो ए बी पोर्शन में क्या है? सैग होगा, अंडरस्टूड। और बीसी पोर्शन जो है वो क्या होगा? इस तरह से स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। तो ये आपका बीसी पोर्शन में जो डिफ्लेक्टेड शेप है दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और जो ए बी पोर्शन है दैट वुड बी अ कर्व्ड डिफ्लेक्टेड शेप। क्या क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थीटा सी कितना होगा, इफ आई आस्क यू अबाउट थीटा सी, पहले मुझे बताएं थीटा सी का रोटेशनल सेंस कैसा होगा। लिखो बच्चे, थीटा सी का रोटेशनल सेंस कैसा होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? राइट इट डाउन। थीटा सी का रोटेशनल सेंस कैसा होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड वंशिका। ठीक है, वेरी गुड। आप थीटा जो सी है तो आपका डिफ्लेक्टेड शेड ऊपर चला गया ना, यहाँ पर चला गया, डिफ्लेक्शन ऊपर चलेगी, अपवर्ड आ गई। अब आप हॉरिजॉन्टल खींचिए, ये आपने हॉरिजॉन्टल खींचा, और हॉरिजॉन्टल से कहाँ जाना है? डिफ्लेक्टेड शेप की ओर। तो आपका वैल्यू बन गया थीटा सी। तो ये क्या क्या रोटेशन सेंस हुआ? ये रोटेशन सेंस हुआ थीटा सी एंटी क्लॉकवाइज। थीटा बी कैसा है? तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपने डिफ्लेक्टेड कर्व की ओर आए, थीटा बी भी आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा ए कैसा है? हॉरिजॉन्टल ये है, कहाँ जाना है? डिफ्लेक्टेड शेप की ओर। तो थीटा ए जो है वो आपका क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। इज दिस क्लियर? अब मैं पूछता हूं कि क्या थीटा सी थीटा बी के बराबर है? दिस इज माय क्वेश्चन नाउ। क्या बराबर है? देखो यहां तक बी, ए से लेके बी पॉइंट तक क्या है? शेप कर्व्ड है। उसके आगे जहां तक उसने कर्व होना था वो कर्व हो चुका है ना, बी पॉइंट तक कर्व हो चुका। उसके आगे स्ट्रेट लाइन चला गया। अगर वो स्ट्रेट लाइन चला गया तो स्लोप हमारा कांस्टेंट चला गया। अगर स्लोप कांस्टेंट चला गया तो इसमें फिर कोई दो राय नहीं है कि ये जो थीटा सी है दैट इज इक्वल टू थीटा बी। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सही है। ओके, ये समझ आ गया तो इसको नोट करेंगे। Then we'll move forward. डन लिख देंगे जब नोट हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज अगेन ओवरहैंग बीम। अब इस बार लोड का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया। लोड इज एक्टिंग एट द overhang portion at the free end, which is C. This is support B. This is support A. Can you imagine? Can you visualize the deflected shape here? Everyone, क्या आप लोग अब विजुलाइज कर पा रहे हैं कि डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा? मुझे बताएं शेप कैसा होगा? फॉगिंग होगा या फिर सैगिंग होगा? पूरे बीम में शेप कैसा होगा? विजुलाइज करें, कॉपी में ड्रॉ करें साथ में। अगर आपने कॉपी खोली है साथ में जहां नोट्स बना रहे हैं
वहां विजुलाइज करके देखें। बिल्कुल सही। हॉग होगा कैसे? कैसे हॉग होगा? अब देखिए, ये आपका जो पोर्शन है बीसी, ये आपका ओवरहैंगिंग पोर्शन है। ओवरहैंगिंग पोर्शन है पर लोड लगा है डब्ल्यू, है ना? अब इस लोड के कारण क्या होगा? रिएक्शन डेवलप होगी। अभी के लिए हम दोनों मानते हैं कि रिएक्शन ऊपर आ गई है। कल को ये भी हो सकता है कि ए वाली रिएक्शन जो है वो ऊपर ना आए, नीचे आ जाए। पर अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि रिएक्शन तो डेवलप होगा। अगर रिएक्शन डेवलप होगा इसका मतलब ये है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, उसके राइट में भी लोड है, लेफ्ट में भी लोड है। तो क्या इस पूरे बीम में ए बी हो या बी सी हो, क्या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ए बी पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी पे भी कर रहा है। क्या समझ आया? दिस इज अनलाइक द प्रीवियस केस व्हाट वी हैव डन। ठीक है। अब क्योंकि बीसी जो पोर्शन है, जो बीसी पोर्शन है वो एक ओवरहैंगिंग पोर्शन है। ओवरहैंगिंग पोर्शन में क्या करेगा? ये डिफ्लेक्टेड शेप जो बनाएगा वो आपका क्या कोशिश करेगा? हॉगिंग बनाने का। इट विल ट्राई टू क्रिएट ए हॉगिंग डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है। और एबी के अंदर कोई लोड नहीं है सैगिंग प्रोड्यूस करने के लिए। एबी के लिए सैगिंग प्रोड्यूस करने के लोड होता तो वो कैसा लगा होता? ऐसा लगता या ऐसा लगता? तो जाके एबी के अंदर क्या आती? सैगिंग आती। अब क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं है, कोई लोड और अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो ए बी है वो भी क्या चला जाएगा? वो भी हॉगिंग के अंदर चला जाएगा। देखिए आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे अब। ये शेप आपका ऐसे आएगा। दिस शेप विल कम आउट टू बी लाइक दिस, कंप्लीट हॉगिंग। क्योंकि एबी में अगर सैगिंग कराना होता, एबी में अगर सैगिंग कराना होता तो एबी के अंदर आपको क्या लोड चाहिए था? टॉप से बॉटम एक लोड चाहिए था। अब उसका इंटेंसिटी भी मैटर करता है कि जो डब्ल्यू के कारण जो इफेक्ट आ रहा है उससे बड़ा इफेक्ट होगा तो सैगिंग होगा। अब इसको चीज को और क्लियरली देखने के लिए वी कैन ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम। कल बनाया था ना हाउ टू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को सिर्फ एक पोर्शन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बीसी पे। वो क्यों, वो आपको समझाऊंगा अभी मैं। दिस इज पॉइंट बीसी, ये लोड लगा डब्ल्यू। अब बी एंड पे क्या होगा? इस डब्ल्यू के ऑपोजिट एक लोड आएगा, यानी कि डब्ल्यू। और अगर ये स्पैन है कुछ एल, तो एक मोमेंट जनरेट करेगा ये डब्ल्यू लोड, कितनी वैल्यू का? डब्ल्यू इंटू एल का। और उसको रोकने के लिए इस पॉइंट पर क्या आएगा? मोमेंट डब्ल्यू इंटू एल। क्या बात समझ आई मेरी? तो हमने बीसी सेगमेंट की क्या कर दी है? बैलेंसिंग कर दी है। अब नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज व्हाट? दैट इज ए बी, दैट इज ए बी। अब लोड डब्ल्यू कहाँ लग रहा है? अपवर्ड। बी पॉइंट अगले फिगर में कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड की अपवर्ड? दिस इज एक्टिंग अपवर्ड, तो यहाँ क्या लगेगा जॉइंट पर? डाउनवर्ड लोड डब्ल्यू। और ये जो मोमेंट है इसका ऑपोजिट लगेगा मोमेंट, कितना वैल्यू का? डब्ल्यू एल। अब मैं इसको बीम को देख रहा हूँ, इस बीम को देख रहा हूँ। अब इस बीम में क्या हो रहा है? एक लोड डब्ल्यू आ रहा है और लग किस पे रहा है? डायरेक्टली सपोर्ट पे। जो लोड सपोर्ट पे लगता है ना डायरेक्ट, उसको उसी की सपोर्ट का रिएक्शन टैकल कर लेता है, यानी कि जो आरबी है वो सीधा डब्ल्यू के बराबर पैदा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इफ ए लोड डायरेक्टली एक्ट्स अपॉन दी सपोर्ट, उसी सपोर्ट का जो रिएक्शन है वो उसको कंप्लीटली टेक केयर कर लेगा। मतलब कि इस लोड का जो इफेक्ट है वो आरए में नहीं जाएगा। आरए में वो इफेक्ट नहीं जाएगा, किसका? लोड डब्ल्यू का। अंडरस्टैंड? पहला पॉइंट यहां पर ये है समझने का। और अगर ये डब्ल्यू अब बिल्कुल टेकन केयर हो गया, इट हैज बीन टेकन केयर बाय द आरबी, तो फिर बीम पर नेट बचा क्या? बीम पर नेट बचा हमारा एक मोमेंट। वो मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज मोमेंट है। और क्लॉकवाइज मोमेंट जो है दैट विल प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्टेड शेप इन दिस केस। वो कैसी बनाएगा डिफ्लेक्टेड शेप? ऐसी।
This is the deflected shape that it will create. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो थीटा देखना है वो थीटा यहाँ से ऐसे आएगा, और वो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा बी। और ये जो थीटा बनेगा वो ऐसे बनेगा, थीटा ए। थीटा बी थीटा ए से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि लोड जो है वो बी पॉइंट पर लग रहा है। तो जो बी पॉइंट पे लोड लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, तो वो ज्यादा थीटा कहाँ जनरेट करेगा, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे थीटा कम जनरेट करेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये मैंने सब आपको फ्री बॉडी डायग्राम से क्यों समझाया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ए बी में हॉगिंग क्यों हो रहा है। ए बी में हॉगिंग हो रहा है, वो जो लोड लगा है जब ये लेंथ से मल्टीप्लाई हुआ, इसके कारण जो यहाँ पर एक मोमेंट बना W इंटू एल का, उस मोमेंट ने जाके क्या किया, इस बीम को हॉगिंग में लिफ्ट किया। दैट इज वाई हॉगिंग इज क्रिएटेड इन ए बी। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यू गॉट इट एवरीवन? नोट इट डाउन प्लीज। नोट हो जाए, यस देना। ओके, so we can write one point in note. What is that? The deflected shape of a portion having bending moment equal to zero will have deflected shape as a straight line. So this is very important concept, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो जस्ट अंडरलाइन इट।
नोटेड। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर वी हैव सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। जो हम लोग याद करेंगे, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जो हमने डायरेक्टली याद करने हैं। बिकॉज इनसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सबसे फास्ट मैनर में निकलता है, सबसे कम टाइम में निकलता है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, 90% ऑफ द क्वेश्चंस will get directly solved by using these standard results. These are very important results। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो रिजल्ट है, पहले हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। लुक एट द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस इज ऑफ ए कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर पे लोड लग रहा है एक्सटर्नल, 1 पॉइंट लोड। मुझे बताएं इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, क्या हॉगिंग बनेगा। यस, कैंटिलीवर में आपका डिफ्लेक्टेड शेप क्या बनता है, हॉगिंग बनता है। तो ये आपका शेप कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और थीटा कहाँ मैक्स होगा, तो हमने पहले भी बात की, यहाँ पे जो थीटा उसकी वैल्यू कितनी है, 0। थीटा मैक्स यहीं पे होगा, इसी पॉइंट पे। इसको आप क्या लिखोगे, थीटा मैक्स। और डेल्टा कहाँ मैक्स होगा, वो यहाँ पर होगा, और वैल्यू क्या लिखोगे, डेल्टा मैक्स। ठीक है, अब हम इन एक्सप्रेशन में क्या पढ़ेंगे कि थीटा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू क्या होगी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सेकंड कॉलम में भरेंगे थीटा मैक्स का वैल्यू। तो ये आपको जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली याद करना है। थीटा मैक्स इस केस में आएगा, इफ दिस इज लोड पी, या इसको हम डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, है ना, पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। और ये स्पैन जो है वो एल है, दिस कंप्लीट स्पैन इज एल। तो ये जो थीटा मैक्स है उसका वैल्यू आपका बनता है WL² बाई 2EI। और जो डेल्टा मैक्स है उसका वैल्यू बनता है WL³ अपॉन 3EI। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, साथ साथ में नोट करेंगे। सेकेंड केस इन दिस, again there is a cantilever, and this time cantilever is supported by a UDL load। और यूडीएल लोड को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, जैसा पहला बना। रिफ्लेक्टेड शेप कैसा रहेगा, हॉगिंग ही रहेगा। अगेन इस बार डेल्टा मैक्स कहाँ मिलेगा आपको, कैंटिलीवर के केस में फ्री एंड पे ही मिलेगा। दिस इज डेल्टा मैक्स, थीटा मैक्स, सॉरी थीटा मैक्स। और डेल्टा मैक्स कहाँ मिलेगा, फ्री एंड पे। रिफ्लेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। इस केस में जो आपका थीटा है वो कितना रहेगा, थीटा विल बी इक्वल टू, पिछले केस में था कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, स्मॉल W L क्यूब
अपॉन 6 EI। और इस केस में जो डेल्टा बनेगा दैट इज स्मॉल W L4 अपॉन 8 EI। सॉरी, एक डिफरेंस नोट करना है यहाँ पर। अगर आपका पॉइंट लोड होता है तो आपकी जो एल का पावर स्लोप में आता है दैट इज स्क्वायर, और डेल्टा में आपका एल पावर आता है क्यूब। जब आपका यूडीएल या जीवीएल लोड होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, तो स्लोप में ही आपको वैल्यू क्यूब मिलेगा और डेल्टा में वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और ये जो ई आई है ये आपका क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड डेल्टा। ई आई के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। सो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज द इनवर्स ऑफ डेल्टा या फिर थीटा। डेल्टा और थीटा दोनों ही क्या है, डिफॉर्मेशंस हैं। अगर कोई चीज फ्लेक्चर के प्रति रिजिड है, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग के रिस्पॉन्स में रिजिड है, तो उसमें क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप के कारण थीटा भी कम प्रोड्यूस होगा, डेल्टा भी कम प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये आप साथ साथ में याद करो। आज हम ये सिर्फ केसेस करेंगे, कल आप लोगों ने केसेस याद करके आने, फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे कल। बिना केस को याद किए लेक्चर आगे नहीं जाएगा। और जब कल क्लास होगी तो पहले मैं आपसे पूछूंगा केसेस का क्या है, आप लोगों ने याद किया है कि नहीं। ठीक है, थर्ड केस। अगेन वी हैव a cantilever, and this time cantilever is being supported by a GVL load। इंट्रोड्यूस किया था हमने पिछले चैप्टर में। और इसका मैक्सिमम टेंसिटी कितना है, यहाँ पे होगा जहां मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर। रिफ्लेक्टेड शेप अगेन कैसा बनेगा, हॉगिंग, जैसे पहले दोनों केसेस में बना ऐसा ही। थीटा आपको पता है कहाँ मैक्सिमम होगा, फ्री एंड पे, यहाँ पे थीटा मैक्स है। डेल्टा मैक्स कहाँ है, वो यहाँ है। थीटा मैक्स इस केस में कितना होगा, वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। दैट इज WL कितना आएगा, क्यूब। मैंने कहा जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अब जीवीएल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूडीएल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो WL क्यूब अपॉन 24 EI। और डेल्टा कितना बनेगा, WL4 डिवाइड बाई 30 EI। अभी आपको लग रहा होगा कि हम क्या फॉर्मूला याद कर रहे हैं। जब ये एग्जाम में देखोगे ना तब आपको समझ आएगा, जब ये क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट सुनना मेरी। देयर इज अ कैंटिलीवर बीम ऑन विच gradually load is applied, gradually very load is applied with maximum intensity at the free end, maximum intensity at the fixed end, and zero intensity at the free end. What is the expression of maximum deflection? तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, डेल्टा इक्वल टू WL4/30 EI। तो बस यही चार ऑप्शन बना देगा वो, WL4/24, WL4/8 EI। अब वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि 8 भी पड़ा है, 24 भी पड़ा है, 30 भी पड़ा है, तो ये चीजें याद कैसे होंगी। ये चीजें याद होंगी जब इन चीजों को आप डायरेक्टली फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे अब, और वहां उसको रोज याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बताया, 7 बार लगातार रिवीजन करो, उसके बाद 15 दिन में देखो, हफ्ते में देखो एक बार, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। यहां तक नोट हो गया।
ठीक है, फोर्थ केस, नाउ दिस इज कैंटिलीवर ऑन विच एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट इज देयर। ये मोमेंट है। मुझे बताओ बीम में सैगिंग होगा कि हॉगिंग होगा, लिख के बताओ जरा सभी। आई वॉन्ट टू सी, ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, किस किस को याद है। बाकी सब लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी कह रही है सैग। लेस रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे आर सेइंग? देखिए बीम पर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है राइट में, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में आपका इस साइड पे भी मूवमेंट जनरेट होगा, वो क्या होगा? क्लॉकवाइज। अब खुद समझिए, जब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ जाएगा तो ये डिफ्रैक्टिव शेप को यहाँ पे ऐसे जीरो करेगा, और ये वाला क्या करेगा? जब यहाँ घूम के आएगा तो ये क्या कर रहा है? इसको इस तरह से सैग में उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इस केस में क्या होगा? सैग होगा। आप भूल गए? मेरे को लगा कि आप लोगों को याद होगा। और नीचे वाले केस में देखो क्या होगा, मूवमेंट की डायरेक्शन उल्टी कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। अब देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये जाके जब इसको ऐसे करेगा तो ये क्या कर रहा है? हॉक क्रिएट कर रहा है, सैग कर रहा है। दिस वन इज क्रिएटिंग नो हॉग। तो देख लो लेफ्ट में, देख लो, ये पढ़ा तो था हमने बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन में। लेफ्ट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज प्रोड्यूसेस हॉग, वही केस है। बस जब यहाँ पे हॉग प्रोड्यूस करना है, यहाँ स्लोप जीरो रखना है, वो ये रिस्पॉन्सिबल है जीरो रखने की। बाकी स्लोप तो यही बनेगा। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताएं थीटा की वैल्यू ऊपर या नीचे केस हो वो बराबर आएगी। ये वैल्यू क्या होगी? क्लॉकवाइज। बस रोटेशन डिफरेंस है, देखो ऊपर बन गई एंटी क्लॉकवाइज, नीचे क्या आएगी? क्लॉकवाइज। तो थीटा का वैल्यू सेम है, नेचर चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंट कैसा अप्लाइड है। तो थीटा का वैल्यू है इस केस में एम एल अपॉन ई आई। वेरी सिंपल। डेल्टा का वैल्यू है एम एल स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ई आई, अपॉन ट्वाइस ई आई। नोट इट डाउन। नोट हो गया? एक बार रिवाइज कर लो। अगर पॉइंट लोड लगेगा फ्री एंड पे, इफ द पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, तो स्लोप क्या होगी? डब्ल्यू एल स्केयर अपॉन टू ई आई। डिफ्लेक्शन क्या होगा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। डायरेक्टली याद रखना है। अगर यूडीएल लगेगा तो डब्ल्यू एल का पावर क्यूब आएगा, स्लोप में डिफ्लेक्शन में डब्ल्यू एल का पावर फोर आएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। डब्ल्यू एल को डब्ल्यू एल फोर अपॉन एट ई आई। अगर जीवीएल लोड है तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई, और वहां पे थर्टी, डब्ल्यू एल फोर अपॉन थर्टी। अगर सिर्फ एम है तो एम एल अपॉन ई आई, और एम एल स्क्वेयर अपॉन टू ई आई। याद हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट इज फिफ्थ। अभी आपने कैंटिलीवर पे मूवमेंट लगाया था, अब मैं सिंपली सपोर्टेड पे मूवमेंट लगाऊंगा, ठीक है।
और ये मोमेंट मैंने लगा दिया ऐसा। मुझे बताएं ये हॉक करेगा सैक करेगा? डिफ्लेक्टेड शेप, और एक ही एंड पे लगा है, माइंडेड बी एंड पे लगा है, तो ज्यादा स्लोप कहाँ बनेगा, बी पे भी ए पे? वेयर वुड बी द मैक्सिमम स्लोप अकर, बी पर या ए पर? दिस इज ए, दिस इज बी, तो मैक्सिमम स्लोप भी कहाँ बनेगा, बी पर, क्योंकि बी पर मोमेंट लगा है ना। अब मुझे बताएं, क्या ये वैल्यू अलग आएगी स्लोप की, ये वैल्यू अलग आएगी? थीटा ए का वैल्यू क्या है, क्लॉकवाइज, थीटा बी का वैल्यू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस के अंदर हमें दोनों थीटा याद करना। थीटा ए बड़ा होगा या छोटा? थीटा ए छोटा होगा, थीटा बी बड़ा होगा। जो छोटा है उसका डिनोमिनेटर बड़ा आ जाएगा, एम एल अपॉन 6 EI। कैंटिलीवर के केस में सिर्फ एम एल अपॉन EI था, याद रखेंगे। सिंपली सबऑर्डिनेट के केस में दो थीटा बनेंगे, एक बनेगा छोटा और एक बनेगा बड़ा। तो डेल्टा बी को लिखेंगे ML/3 EI। अंडरस्टूड? दिस इज द केस हियर, ML/3 आई, ML/6 EI, वेरी इजी। और इस केस में जब डेल्टा याद करना है तो डेल्टा कहाँ आएगा, सॉरी, डेल्टा आपका आएगा कहीं यहाँ पर, मैक्सिमम। इट वुड, वो भी थोड़ा सा बी की तरफ इंक्लाइंड होगा, क्योंकि मोमेंट कहाँ है, वो बी की तरफ है। और जो डेल्टा का वैल्यू है वो भी याद करना है, ML² / 9√3 EI। देखो साथ साथ में याद करते जाओ, ML/6 EI, ML/3 EI, डेल्टा इज इक्वल टू ML²। वहां था ML²/2 EI, इस केस में है ML² 9√3 EI। ये चार पांच बार आप लिखोगे ना कल क्लास से पहले, तो फिर क्लास में आना, उसके बाद ही याद हो पाएगा आप। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ में क्या है, अब मोमेंट दोनों एंड पे लगेंगे। ये मोमेंट हो गया M, और ये मोमेंट हो गया M। इक्वल मोमेंट मैंने दोनों साइड लगा दिए। मुझे बताएं ये सैक करेंगे हॉक करेंगे? ये हॉगिंग मोमेंट्स। तो ये शेप कैसी बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट, सॉरी डिफेक्टिव शेप का, ये कुछ ऐसा शेप बनाएंगे। अब क्योंकि दोनों साइड पे बराबर मोमेंट लग रहे हैं, तो ये जो स्लोप है थीटा ए और थीटा बी बराबर बनने चाहिए। इस केस में थीटा ए विल बी इक्वल टू थीटा बी। ठीक है, और दोनों के जब बराबर करेंगे तो ये आएगा ML/2 EI। ML/2 EI। और इस केस में जो डेल्टा आएगा दैट इज ML² / 8 EI। अब ये जो डेल्टा है वो सेंटर में आएगा। नेक्स्ट, सेवंथ केस। नाउ द मोमेंट इज एक्टिंग एट द मिडल ऑफ द बीम। नाउ द मोमेंट इज एक्टिंग एट द मिडल ऑफ द बीम। तो ये केस हमने पहले भी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब मुझे बता सकते हैं कि ये दिस इज, इफ इज दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी, हॉगिंग सैगिंग कहाँ होगा? कैन एनीबडी टेलिंग मी?
वेयर वुड हॉगिंग अकर, वेयर वुड सैगिंग अकर। उसके लिए हम लोग क्या देखते थे, उसके लिए हम देखते थे कि ये देखो ये जो मोमेंट है, हाउ इट इज एक्टिंग ऑन दिस पोर्शन सी बी। तो डाउनवर्ड इसको कहाँ कहाँ प्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है ऐसे। और जब यही मोमेंट घूम कर जा रहा है यहाँ पर, तो ये कहाँ प्रेस कर रहा है, इस बीम को ऊपर की तरफ। तो ये बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफ्लेक्टेड शेप हियर? दिस इज द रिफ्लेक्टेड शेप। तो हॉगिंग कहाँ हुआ, लेफ्ट पोर्शन में। सेगिंग कहाँ हुआ, राइट पोर्शन में। अब इस केस में जो थीटा बनेंगे, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये सभी थीटा बराबर बनेंगे। और इस केस में जो थीटा का वैल्यू होगा दैट इज ml/24 EI। याद रखेंगे जब सेंटर में लगेगा तो 24 आएगा, जब एक ही एंड में लगेगा तो एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा। छोटा होगा 6, बड़ा होगा 3। छोटा होगा दूर वाले एंड पे, बड़ा होगा पास वाले एंड पे। जब दोनों साइड पे बराबर मूवमेंट लगेंगे तो ये क्या, ये एक साइड का प्लस हो जाएगा। देखो ना, ml/6 EI प्लस ml/3 EI एक साइड पे, तो ml/2 EI हो गया। क्या ये बात समझा कोई मेरी? अब मैं इस केस को अगर ब्रेक करूं, आई एम ब्रेकिंग दिस केस। ठीक है, तो ये है क्या, ये केस यही है कि आपने एक साइड पे हम यहाँ लगाया, आपने इसका रिजल्ट याद किया, और एक बार इसमें प्लस कर दी बीम, ये एक एम यहाँ पे लगाया। इसके कारण आपको पता है कि ए बी पर कितना आएगा, ये पास वाला है ml/3 आएगा, फार पे कितना आएगा ml/6 ठीक है, इसके कारण स्लोप। और इसके कारण देखो, ये आ गया आपका थीटा बी, और ये आ गया आपका थीटा ए। अब इस लोड के कारण देखो, तो थीटा ए क्या आएगा, ml/, ये पास में आ गया ना अब, ml/ बड़ा आ गया लोड, बड़ा वो आ गई डिफ्लेक्शन, ml/3 आई। और थीटा बी क्या आएगा, अब इसके लिए ये दूर है, ml/6 EI। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो वो आपका टोटल थीटा बी निकलेगा, वो यही केस है। तो वो कितना आएगा, ml/3 आई प्लस ml/6 EI, वो अगेन आपका कितना आ जाएगा, ml/2 EI। क्या बात को समझे? किसी को डाउट यहाँ पे? डन, नो डाउट, राइट ऑन क्लियर, यस, so that I can move forward. ठीक है, next case we have, now we have again a simply supported beam, but this time we have a center load P applied at the center. अब मुझे पता है डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, ऐसा। लोड के नीचे डेल्टा आपका क्या रहेगा, डेल्टा मैक्स। और ये वैल्यू आपकी थीटा रहेगी, ये वैल्यू आपकी थीटा रहेगी, क्योंकि थीटा ए और थीटा बी दोनों बराबर होंगे। इस केस में जो थीटा होगा दैट वुड बी PL³ अपॉन 3 EI। PL³ होगा कि स्क्वायर होना चाहिए, मैंने आपको कहा था पॉइंट लोड होगा तो वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर होगी। और यहाँ 3 EI भी नहीं है यहाँ नीचे, बेसिकली दिस इज 16 EI। और जहाँ डेल्टा की बात है दैट कम्स आउट टू बी PL³ अपॉन 48 EI। ये बहुत बार क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट केस, अब हमने क्या लगाना है, यूडीएल लगाना है। कौन सी बीम पर, सिंपली सपोर्टेड बीम पर ही यूडीएल लगाना है। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड नाउ द यूडीएल इज अप्लाइड। यूडीएल किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू। तो स्लोप में एल का पावर क्या आएगा, क्यूब। डेल्टा में एल का पावर क्या आएगा, 4। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। डिवाइड में क्या रहेगा, ई आई। डिवाइड में क्या रहेगा, ई आई। ठीक है,
यहाँ पर W रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, W रहेगा। अब चेंज कहाँ आएगा? अब ये आपका आ गया डिफ्लेक्टेड शेप, अगेन वैसा ही आएगा जैसे पहले प्रीवियस केस में आया, डेल्टा, ये थीटा और ये थीटा। यहाँ पर जो डेल्टा है, यहाँ पे जो डेल्टा है, सॉरी यहाँ पे जो थीटा है, दैट कम्स आउट टू बी WL³ अपॉन 24 EL। और यहाँ पे जो डेल्टा है, दैट कम्स आउट टू बी 5/384 EI। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा हुआ है। स्टेटमेंट बनता है, देयर इज अ सिंपल सपोर्टेड बीम कैरिंग a UDL over the entire span. What would be the value of the maximum deflection and slope? क्लियर है? ये नोट करते चलेंगे साथ साथ में। नाउ नेक्स्ट केस, अगेन देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम which is carrying a GVL load। ठीक है, GVL लोड है पर सेंट्रल सिमेट्रिक वाला, एक साइड वाला लोड इसमें नहीं हम पढ़ेंगे। दिस इज GVL लोड। सेंटर पे आपकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, W। इफेक्टिव शेप डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे पहले दोनों में बन रहा है। डेल्टा आप कहाँ मैक्सिमम आएगा, सेंटर पे। स्लोप ये थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा। थीटा का वैल्यू याद करेंगे 5/192, WL⁻³ इस केस में डेल्टा का वैल्यू भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, WL4/120 EI। बोथ द वैल्यूज, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज लिख रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी ना किसी जेई लेवल एग्जाम में, इनफैक्ट जेई को छोड़ के UPSC ESC में भी पूछते हैं ये चीजें। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। कल का क्लास इन फॉर्मूलाज के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। सो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि कल आप ये फॉर्मूलाज याद करके आएंगे। ऊपर वाला नोट हो गया ना? नेक्स्ट केस, we have an eccentric loading. This case is not so important. इसेंट्रिक मतलब जो सेंटर में नहीं है, लेफ्ट से आपका डिस्टेंस है A, राइट से B है। इस केस में नेचुरली एक ही लोड लग रहा है, तो डेल्टा कहाँ मैक्सिमम होगा, लोड के नीचे, यहाँ डेल्टा मैक्सिमम होगा। इस केस में सिर्फ आपको डेल्टा याद करना है, स्लोप का वैल्यू याद नहीं करना। डेल्टा का जो वैल्यू होगा PA² B² अपॉन 3EIL, दैट्स इट। बहुत कम एग्जाम्स में पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा दिया। डन। यहाँ तक नोट हो गया तो लिख दें प्लीज, यस, फिर आगे चलें। बेटा कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ये याद करना पड़ेगा। ट्रिक वही है कि पॉइंट लोड के लिए WL² आ रहा है, WL² आ रहा है, और डिफ्रैक्शन में WL³ आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए स्लोप में WL³ आ रहा है, और डिफ्रैक्शन में WL4 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है इसको याद करने के लिए। इफ यू फाइंड सम ट्रिक, वेल एंड गुड, ये तो प्रैक्टिस से याद होगा, बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 बार हाथ से लिखो, 1-2 बार देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जैसे आज रात को रिवाइज करके सोना, सुबह उठ के फिर रिवाइज करना, क्लास से पहले फिर रिवाइज करना, फिर याद हो जाएगा।
नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, we will put all these three cases into the fixed beam। ठीक है, ऑल दीज केसेस इन फिक्स बीम, इसको छोड़ के फिक्स बीम को, बाकी तीनों केसेस, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, इनको फिक्स बीम में डालेंगे, देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। ये फिक्स बीम आ गई। पहले कौन सी बीम थी ये, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, पहले केस ये था, नाउ दिस केस इज दिस। अब मुझे बताएं, पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रिएक्शन डेवलप हुआ होगा, वर्टिकल रिएक्शन दोनों साइड पे डेवलप हो गया। बट इस केस में, जो नया केस है, उसमें वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा और मूवमेंट रिएक्शन भी डेवलप होगा। इसमें मुझे बताया डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट कितना है, 1 2। इसमें डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट कितना है, 4। मतलब कि इसमें दो एंड रिस्ट्रेंट है, इसमें दो एंड रिस्ट्रेंट थे, इसमें कितने एंड रिस्ट्रेंट है, 4। मतलब कि ये जो सपोर्ट है, इससे एडवांस सपोर्ट हो गया ये। दिस इज एडवांस सपोर्ट बाय, बिकॉज इन दिस सिंपली सपोर्टेड बीम देयर आर ओनली टू एंड रिस्ट्रेंट, एंड रिस्ट्रेंट मतलब रिएक्शंस, और यहाँ पर कितनी आ गई, 4। अब एंड रिस्ट्रेंट बढ़ने से होता क्या है, जब एंड रिस्ट्रेंट बढ़ता है, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, थ्योरी थ्योरी में बनता है क्वेश्चन। जब एंड रिस्ट्रेंट बढ़ता है, यानी कि आप सपोर्ट को एडवांस करते हो, तो आपके बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, आपका डिफॉर्मेशन का वैल्यू घटता है। आपकी बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू प्रोड्यूस होगा वो भी कम प्रोड्यूस होगा, आपका डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी कम प्रोड्यूस होगा। डिफॉर्मेशन में दो चीजें आती हैं, जो दोनों चीजें हम पढ़ रहे हैं, स्लोप एंड डेल्टा। डेल्टा मतलब कि डिफॉर्मेशन, मतलब कि डिफ्लेक्शन। डिफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक रोटेशन, एक डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन और रोटेशन मतलब घुमावट, कितने कितना डिग्री से घूमा वो, दैट इज रोटेशन। अब इसमें देखा गया, इस केस में हमने पढ़ा कि जो हमारा डेल्टा आएगा, हमने इस केस में डेल्टा कितना पढ़ा था, WL³/48 EI। और इसी बीम को जब हम फिक्स बीम में लॉक कर देते हैं, तो इस केस में जो डेल्टा आता है, दैट इज 1/4 टाइम्स दैट विच इज अकर्ड इन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना था, 1/4 इंटू WL³/48 EI। दिस वॉज इन द सिंपली सपोर्टेड केस। इसका डेल्टा कितना बन गया, WL³ 48 × 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से 192 आना चाहिए, 192 EI। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने एंड रिस्ट्रेंट बढ़ाया, सिंपली सपोर्टेड से आप फिक्स सपोर्ट की ओर गए, तो सेम लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा था, अब वो 4 गुना कम आ रहा है, reduced by 4 times। So this is the effect of fixed beam। That is why जो स्ट्रक्चर्स में हमारे जो एंड कनेक्शंस बनते हैं वो फिक्स्ड बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन का वैल्यू भी कम हो जाता है और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी कम हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैसे कम होता है, अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, इस केस में बेंडिंग मोमेंट ये बनेगा, डायग्राम हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, कितना, WL/4। बट जब ये वाला बीम है ऊपर वाला, तो उसमें ये जो आपके हॉगिंग मोमेंट डेवलप होंगे, तो हॉगिंग मोमेंट किस साइड पे डेवलप होंगे, नेगेटिव साइड पे। तो ये नेगेटिव साइड के मोमेंट आ गए, ये आपका नेगेटिव साइड का मोमेंट आया, ये पॉजिटिव साइड का, तो ये बीच में सारा कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, तो आपका नेट जो मोमेंट है वो क्या आ गया, थोड़ा कम आया पहले से, क्योंकि माइनस वाले के कारण पॉजिटिव वाला माइनस निग्लेक्ट हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी डिक्रीज हो गया। तो अब कहीं क्वेश्चन आ जाए, by increasing the end restraint, what would happen to the bending moment value? Bending moment value will decrease and the deformations in the beam will also decrease. That means the rotation will also get reduced and the delta will also get reduced. तो इस केस में, फिश बीम के केस में, आपको सिर्फ डेल्टा याद करना है। अंडरस्टूड, only need to remember the delta। केस आपका सिंपल ये बनेगा कि आपके पास फिक्स बीम है और सेंट्रल लोड है।
फिक्स बीम के सेंट्रल लोड के लिए व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा फिक्स का, दैट इज 1/4 टाइम्स जो एसएसबी का डेल्टा था, डेल्टा ऑफ एसएसबी, दैट इज WL³ 48 EI, डिवाइड बाई 4 कर दो तो 192 EI आ जाएगा। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में क्या करना है, आपको बीम लेना है, वही जो सिंपली सपोर्टेड में लिया था यूडीएल वाला, तो यूडीएल लगा देना, ठीक है। और इस केस में जो डेल्टा प्रोड्यूस होगा वो होगा 1/5 टाइम्स, पहले था 1/4 किसका डेल्टा, सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो वो कितना था सिंपली सपोर्टेड बीम का, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 5WL4, देखो पावर 4 आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डिवाइड में 384/EI, अभी याद किया था पीछे हमने, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो WL4/384 EI is the new delta. Understood? Note it down. ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, 1/5 हो जाएगा, इधर डेल्टा हो जाएगा 1/4 इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। गॉट इट? लास्ट लास्ट कौन सा था हमारा, इसेंट्रिक लोडिंग का, दिस वाज द इसेंट्रिक लोडिंग, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज बी, और लोड लग रहा है पी, और हमने याद किया था डेल्टा था हमारा P A² B², यहाँ पे A² की जगह PA³ B³ आ जाएगा, वहां था 3EIL, तो यहाँ पर है 3EIL का क्यूब, बस दिस इज द डिफरेंस, डेल्टा इज इक्वल टू PA³ B³ अपॉन 3EI इंटू L क्यूब। So this marks the end of the standard cases. ठीक है, तो कल क्लास में यू विल कम विद दिस फॉर्मूला प्रिपेयर्ड, ताकि हम कल क्वेश्चंस कर पाएंगे, कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एंड यू विल फाइंड, अगर आप अभी से क्वेश्चन खुद से करना शुरू कर दें, यू विल फाइंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टेबल ओनली। ये टेबल कर लोगे 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे रिफ्लेक्शन चैप्टर के, ठीक है।